वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो किसने की थी? तो ये थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? अभी देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी थी? ये आपकी बनी थी 1920 में। हेड ऑफिस कहाँ था इसका? मुंबई। ये बम्बई बोलते थे उस टाइम, बम्बई में इसका हेड ऑफिस था। बनी थी आपकी। तो इसके पहले अध्यक्ष जो कौन थे? आपके लाला लाजपत राय। पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और ये बनाई किसने थी? तो उनका नाम था एन एम जोशी ने बनाई थी। बट पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। आगे देखते हैं। रोलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? तो द रोलेट एक्ट एम्ड एट, अब हुआ क्या था कि 1915 के बाद जब गांधी जी भारत आए तो उसके बाद से क्या हुआ कि राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आनी स्टार्ट हो गई। तो अब अंग्रेजों को लगा कि इन गतिविधियों को किस तरीके से नियंत्रण में लाया जाए और कैसे जो है इन्हें रोका जाए। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने लाया, फिरंगियों ने, ये रोलेट एक्ट। तो ये किसकी सिफारिश था? सिडनी रोलेट की। एक जज था सिडनी रोलेट, तो उसी की सिफारिश पर ये रोलेट एक्ट लाया गया था। तो उसने इसको बस, भारत में इस कानून को क्या कहा गया कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून है ये, क्योंकि किसी को भी देख के कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसी टाइम पे दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक तो इसमें सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे थे आपके डॉक्टर सत्यपाल। इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार कर लिया तो अब इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल को 1919 में बैसाखी के दिन अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, तो वहाँ पर एक सार्वजनिक सभा बुलाई जाती है। अब उस सार्वजनिक सभा में जब भारत के लोग इकट्ठे हुए तो वहाँ पे एक फिरंगी था, डायर। उस फिरंगी का नाम क्या था? डायर। अंग्रेज फिरंगी था डायर। उस डायर ने उस भीड़ पर, जो हजारों लोगों की भीड़ थी, उन पर गोली चलवा दी। अब उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उसी टाइम पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइट की उपाधि थी वो वापस कर दी। और दूसरे बंदे थे, उनका नाम था शंकरन नायर। तो इन शंकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जो वायसराय की टीम होती थी, ये उसमें एक सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि मैं अब रिज़ाइन करता हूँ, शंकरन ने। और नाइट रूट की उपाधि किसने वापस करी थी? वो आपकी वापस करी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब इसकी जब जलियांवाला बाग कांड हो गया तो उस कांड की जांच करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक हंटर कमीशन बनाया। उस हंटर कमीशन में कुछ लोग इंडिया के भी थे। एग्जाम में पूछ लेता कभी कभी ये हंटर कमीशन किससे रिलेटेड था। तो ये जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए। तो इसमें जो भारतीय थे उसमें एक तो शीतलवाड़, दूसरा पंडित जगत नारायण और तीसरा सुल्तान अहमद, यानी कि अहमद। ये 3 लोग थे। तो अब कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी, तो उसमें जनरल डायर को, जो अपराध के लिए जनरल डायर को नौकरी से हटा दिया गया। लेकिन जो ब्रिटिश अखबारों ने उसे एज ए हीरो की तरह दिखाया कि ये जो है डायर ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक है, ब्रिटेनी लॉर्ड का, मतलब इसको जो है अवार्ड दिया जाना चाहिए, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा किसी ने इसको, और किसी ने इसको मतलब सेवाओं के लिए मान की तलवार की उपाधि दी वहाँ पर। लेकिन हुआ क्या उसी टाइम पे, हमारे जो एक वीर जवान थे उधम सिंह,
उन्होंने जलियांवाला बाग का नरसंहार का बदला लेने के लिए जनरल डायर को लंदन में जाकर, किसने, उस शेर का नाम था उधम सिंह, उधम सिंह ने लंदन में जाकर इसका डायर का काम तमाम कर दिया। समझे? तो ये कहानी थी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। तो ये क्वेश्चन था, रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई में संक्षिप्त प्रक्रिया। तो इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल। तो ये इसका आंसर था। एक चीज़ और, जब ये रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था तो उस टाइम पे भारत में जो वायसराय था वो कौन था? वो तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारत में कौन था उस टाइम? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके विरुद्ध प्रदर्शन करने पर अभिप्राय पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो हु वाज द इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919? अब इसकी कहानी सुनिए खिलाफत मूवमेंट की, कि इन फिरंगियों ने वहाँ पर तुर्की में ये खलीफा के पद को जो समाप्त कर दिया था कि ऐसा कोई खलीफा नहीं होगा। तो अब इस्लाम में, ये मुसलमानों में मान्यता ये थी कि पूरी दुनिया का एक खलीफा होता था, वो खिलाफत सिस्टम चला आ रहा था। तो उस टाइम तुर्की का एक खलीफा होता था। तो अब इसने फिरंगियों ने उसे जो ख़त्म कर दिया, तो जिससे तुर्की का साम्राज्य जो मतलब विघटन कर दिया, तोड़ दिया उसको। तो यहाँ के मुसलमानों की, भारत के मुसलमानों की तुर्की के सुल्तान के प्रति एक मतलब कहें कि एक अटैचमेंट था, यानी कि अपने खलीफा को मानते थे, तो अटैचमेंट था। तो इसकी वजह से भारत के मुसलमानों ने जो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी यहाँ से स्टार्ट की। तो उनमें दो भाई थे, एक तो आपके शौकत अली थे और दूसरे मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली, दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो इन दो भाइयों ने आवाज़ उठाई। तो लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि इसको जो है पहला, इस खिलाफत मूवमेंट का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसमें पहला अध्यक्ष जो नियुक्त किया, वो बनाया गया था, वो महात्मा गांधी को बनाया गया था। तो लेकिन जिन्होंने पहले स्टार्ट किया था ये खिलाफत मूवमेंट को, उनमें दो भाई थे, एक तो आपके शौकत अली और दूसरा मोहम्मद अली। तो ये मुर्दाबाद क्षेत्र से बिलोंग करते थे। तो एक बार की बात बताऊं कि हुआ क्या था, कि इतिहास की किताबों में लिखा है कि जब यहाँ से क्रांतिकारियों गिरफ्तार होने लग गए थे, तो इनकी मदर जो थी वो भी क्रांतिकारी थी। उन्होंने कहा कि अब जो है औरतों को मोर्चा संभालने की ज़रूरत है, मर्दों को ये पकड़ के जेल में डालते रहे फिरंगी। तो अब उन्होंने फिर हथियार उठाया, इनकी मदर ने। तो वो भी एक बड़ी मतलब क्रांतिकारी थी। इसी से रिलेटेड एक खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है इससे ही, कि किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी, एक टाइटल जो था वो मतलब रिनाउंस कर दिया था, हाजिर उल मुल्क। तो कौन थे ये? हकीम अजमल खां ये थे जिन्होंने ये टाइटल वापस कर दिया था, हाजिक उल मुल्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो ये असहयोग आंदोलन, यानी कि ड्यूरिंग नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में 1 अगस्त को गांधी जी ने नारा दिया था। क्योंकि हुआ ये था कि इसमें इस टाइम पे गांधी जी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी। वो क्या? कि हिंदू पुलिस प्लस मुस्लिम, ये जो है दोनों मिले हुए हैं इस टाइम। अगर ये इसी तरीके से मिले रहे तो हम 1 वर्ष के अंदर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देंगे। तो होता क्या था, अंग्रेज बीच बीच में अपनी राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे। तो जिसमें कभी हिंदुओं के अंदर फूट डालने, कभी मुस्लिमों के अंदर फूट डालने, कभी अलग अलग नाम पे फूट डाल रहे हैं वो। तो इस तरीके से वो हथकंडे फिरंगी अपनाते रहते थे अपने, तो जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ प्रोसेस।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया गया था वो कौन सी थी? द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ महात्मा गांधी विच ही सरेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज, तो ये थी केसर हिंद। केसर हिंद। तो आपको ये देखना कि किसने किस मूवमेंट के टाइम पे अपने जो टाइटल थे वो वापस किए थे। तो गांधी जी ने कब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। अभी हमने टैगोर का देखा था, उसके पहले अजमल खां का देखा था, तो हमने सबका अलग अलग है। तो इन्होंने केसर हिंद की उपाधि ये वापस कर दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैड अपोज्ड द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि आप इस तरीके के प्रदर्शन करने से या वो करने से, मतलब कपड़े जलाने से, तो ये बिना मतलब की बर्बादी है। आप कोई ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम चलाओ, मतलब ये कहते थे कि रचनात्मक कुछ कार्यक्रम चलाओ, कुछ क्रिएटिव मूवमेंट चलाओ आप, जिससे क्या आज़ादी जल्दी से मिले। आप ये इस टाइप के काम ना करें। तो हमने देखा था कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे भी रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका थोड़ी आलोचना करी थी, और यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ी आलोचना इसकी की है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, मतलब किसकी असफलता के बाद में ये स्वराज जो पार्टी थी वो फॉर्म की गई थी, किसकी? पहले आपको स्वराज पार्टी का थोड़ा सा बता देते हैं। स्वराज पार्टी 19 जनवरी 1923 में CR दास और इनके एक साथी थे मोतीलाल नेहरू। CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने एक साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इनका मकसद क्या था? इनका बेसिकली मकसद ये था कि चुनावों के माध्यम से काउंसलिंग में ये प्रवेश करना चाहते थे, और उन्हें काम न करने देकर 1919 का अधिनियम पारित किया गया था, उस अधिनियम का वो बताना था कि अब ये अधिनियम किस तरीके से गलत है। तो बेसिक पर्पज़ इनका यही था कि हम जो है पहले इसमें काउंसलिंग में भाग लेंगे और फिर एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से हम जो अपनी बात रखेंगे यहाँ पर। तो अब इसमें एग्जामिनर पूछता है कि इसमें जो है कौन कौन इसका अध्यक्ष था और कौन पार्टी का सचिव था। तो आपके CR दास जो थे, ये CR दास ये अध्यक्ष थे, यानी कि प्रेसिडेंट थे। ये CR दास प्रेसिडेंट थे, और मोतीलाल नेहरू आपके महासचिव थे, सेक्रेटरी थे। मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे इसके। तो कौन सा आंदोलन था इस टाइम पे? 1923 की बात चल रही, तो ये भी नहीं था, ये नहीं था, तो हमारा असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इस टाइम पर। अब इस टाइम पे एक पार्टी और बनी थी, उसको इंडिपेंडेंट पार्टी कहते हैं हम। इंडिपेंडेंट पार्टी, शायद बहुत लोग इसको मिस कर जाते हैं। इंडिपेंडेंट पार्टी जो बनी थी 1922 में। तो इसको बनाने का निर्णय किसने लिया था? मदन मोहन मालवीय प्लस मोतीलाल नेहरू। तो इन दोनों ने इसे बनाने का निर्णय लिया था। फिर बाद में क्या हुआ था? मदन मोहन मालवीय में हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे मदन मोहन मालवीय जो थे। फिर RSS 1925 में इन्होंने इसके सदस्य थे। अब ये होता है कि अब थोड़ा सा साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं। 1927 में एक आयोग बनता है जिसको हम कहते हैं साइमन कमीशन। ये क्यों बनता है? क्योंकि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, तो उसके 10 साल होने पर 1919 के उसके 10 साल की समीक्षा पर एक संवैधानिक आयोग बनाया जाता है। वो देखता है कि ये एक्ट जो है किस प्रकार सफल रहा हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसमें क्या सुधार करने की और ज़रूरत है। तो ये क्या था? तो ये भारतीय संवैधानिक आयोग था। ये भारतीय सांविधिक आयोग। तो अब इसमें हुआ क्या कि इसमें 7 सदस्य थे, और सातों के सातों अंग्रेज थे।
जिस वजह से भारत में इसको लेकर जो है बहुत ज़्यादा बवाल मचा कि साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे। तो अब ये पूछता है एग्जामिनर कि ये बना कब था? ये बना था 1927 में, लेकिन भारत में कब पहुंचा था ये? तो भारत में ये पहुंचा था 1928 में, 3 फरवरी 1928। कहाँ पहुंचा था? ये सबसे पहले पहुंचा बम्बई। और सर ये साइमन था कौन? ये उदारवादी दल का एक सदस्य था, उदारवादी लिबरल पार्टी का एक सदस्य है। कौन था? लिबरल पार्टी का एक मतलब सदस्य था ये। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, चलो अब ये इसका बहिष्कार क्यों किया गया था वो देखते हैं। तो ये देखते हैं कि इस भारत के विभाजन हेतु बनाया गया था, नहीं, बात गलत है। लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं, इसमें कोई सदस्य भारत का नहीं था, इसका कोई सदस्य भारत का नहीं था। ये हमारा इसमें तो बी है लेकिन इसमें सी है, तो हम अब देखेंगे कि इसमें कोई भी सदस्य भारत का नहीं था। ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, लेकिन ये बात एक ही है कि क्यों वो किया गया था, कि कोई मेंबर भारत का नहीं था इसमें। आगे देखते हैं। अब यही क्वेश्चन आ गया 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित कौन कौन था? तो इसमें कौन कौन था? नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। 1920 ये बनी थी कब? 1920। अभी ये पीछे हमने दूसरे डिस्कस कर दी, ये 1928 में बनी थी ये इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो ये नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे ये। इनका उद्देश्य क्या था? इनका मकसद था कि डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को करना था। जो नेहरू रिपोर्ट आई थी ना, उसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, लेकिन ये कहते हैं नहीं, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूरी स्वतंत्रता के लिए मांग करनी है अब। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। द प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड इन लाहौर कांग्रेस इन द ईयर ऑफ कब? 1929 में पास किया गया था। अब इस टाइम आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था? आईएनसी का प्रेसिडेंट था इस टाइम जवाहरलाल नेहरू, और ये लाहौर में सेशन हुआ था। 1929 का लाहौर में सेशन हुआ था ये। लाहौर, ये है ना लाहौर, कभी कैसे भी पूछ सकता कहाँ पे सेशन हुआ था, प्रेसिडेंट कौन हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू। तो यहीं पे पहली बार इसमें पूर्ण स्वराज की लक्ष्य घोषित किया था अपना, हम जो है पूर्ण अब स्वराज चाहते हैं, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे अब, पूर्ण स्वराज। और कभी एग्जाम पूछता कि कौन सी नदी के तट पर हुआ था, तो रावी रिवर थी ये, रावी रिवर के तट पर लाहौर से पास होती है रावी रिवर। अब इसी दिन क्या हुआ कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में इसमें कहा गया कि हम जो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। अब हमारा जो लक्ष्य है पूर्ण स्वतंत्रता है, तो पूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य को घोषित किया गया था लाहौर सेशन में 1929 में। आगे देखते हैं अब। गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था, गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन द साल्ट ऑफ सत्याग्रह ऑफ गांधी। अब ये नमक आंदोलन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नमक आंदोलन आपका ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ। कहाँ से? दांडी मार्च से, दांडी मार्च शुरू, ये दांडी मार्च आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो अब हुआ क्या था इसमें, ये 24 दिन लंबी एक यात्रा थी जो 6 अप्रैल 1930 को पूरी हुई थी। कहाँ पर? दांडी में। इसको दांडी मार्च में कहते हैं, दांडी में पूरी हुई थी 6 अप्रैल को। कब स्टार्ट हुई? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी ये यात्रा। यहीं पे जो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इसकी तुलना जो थी नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से गांधी जी की तुलना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अब इसमें से कुछ और नेता थे जो अलग अलग जगहों पे उन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। जैसे कि तमिलनाडु के तंजौर तट पर, एग्जाम्पल पूछता, तमिलनाडु के तंजौर तट पर इस आंदोलन को किसने चलाया था? तो राजगोपालचारी थे, राजगोपालचारी ने इस आंदोलन को वहां से चलाया था। फिर पूछता कि इसमें सबसे ज्यादा लोग कहां से थे? वो गुजरात के थे, 31 लोग। अब यहाँ पर गांधी जी ने जो विदेशियों से पत्रकार आए हुए थे उनसे क्या कहा था कि मैं सख्ती के विरुद्ध
अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। अब होता क्या कि 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। कब? 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार करके यरबदा जेल भेज दिया जाता है। तो अब कमान किसके हाथ में आती है? अब कमान आती अब्बास तैयब जी के हाथ में। अब्बास तैयब जी के हाथ में कमान आती है। और फिर उनकी गिरफ्तारी के बाद में सरोजनी नायडू कमान संभालती हैं। तो 3 नाम याद रखना। गांधी जी गिरफ्तार होते हैं तो कमान आती है तैयब जी के हाथ में, फिर उनकी गिरफ्तारी के बाद में कमान आती है ये सरोजनी नायडू के हाथ में। अब सरोजनी नायडू ने इस आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो इन्होंने नेतृत्व किया था धरसाना से। धरसना नामक गोदाम से, नमक का गोदाम था ये, वहाँ से इन्होंने इसका वो किया था। तो पूछ लेता है इन्होंने कहाँ से किया था? इन्होंने धरसना नमक के गोदाम पे से। तो इसी में एक मुस्लिम नेता थे खान बहादुर गफ्फार खान। तो उन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम से एक संगठन बनाया। क्या नाम था उसका? खान साहब के, इनका क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार एक संगठन था। इस संगठन को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती, रेड शर्ट। ये रेड शर्ट में ही रहते थे और अपने आंदोलन को जो चलाते थे। ये पठान थे बेसिकली। तो ये आपके अभी का जो है हमारा कश्मीर साइड का जो क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र से बिलोंग करते थे। उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने ये चलाया था। अब उसके साथ में और भारत में और क्या क्या चीज़ें हुई थी इसी आंदोलन में, सेमनिज्ञा आंदोलन में क्या क्या चीज़ें हुई थी हम देख लेते हैं। तो इसी के टाइम पे जो पेशावर में एक गढ़वाल रेजिमेंट थी, तो उन्होंने निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया था। कौन सी वो थी? वो गढ़वाल रेजिमेंट थी। उसने गोली चलाने से पेशावर में मना कर दिया था, हम जो गोली नहीं चलाएंगे निहत्थे लोगों पर। अब दूसरा, इसी टाइम पे मणिपुर साइड में जो जनजातीय लोग हैं वहाँ पे एक थे नागा जनजाति की महिला गेडी नलियू। उसका नाम था क्या? गेडी नलियू, मणिपुर साइड में, नागालैंड में। तो इसने जिया तरंग आंदोलन चलाया था उसी टाइम पे, 1930 के टाइम पे। जिया तरंग आंदोलन चलाया था। और यहाँ पे बिहार में क्या हुआ था? बीपीएससी वाले स्पेशली ध्यान दें इस पर, बीपीएससी हो हैं बीपीएससी टीचर वाले। तो बिहार में बिहार के सारण जिला था एक, सारण जिला। तो यहाँ पे वो चौकीदार टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ। देखिए अलग अलग जगहों पे किस किस टाइप से ये प्रदर्शन हुआ। तो यहाँ पे चौकीदारी टैक्स अदा नहीं करेंगे हम, तो इस टाइप से यहाँ प्रदर्शन हुआ था। अब आगे देखते हैं। तो इसमें देखा था हमने कि गांधी जी के साथ में किसने भाग लिया था? सरोजनी नायडू ने, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी, सब ने भाग लिया था इसमें ये था ऑल ऑफ द अबव, सब ने भाग लिया था। अब आगे देखते हैं। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय आने अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? तो कौन सा वो विदेशी जर्नलिस्ट था जिसे गांधी जी ने साबरमती आश्रम में दांडी मार्च के टाइम पे वहाँ पे रुकाया था? तो वो कौन थे? तो ये थे बेब मिलर को उन्होंने ठहराया था। नेक्स्ट देखते हैं। 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो ये थे बीड़ चंद्र सिंह गढ़वाली। तो गढ़वाली रेजिमेंट थी ना, हमने बताया था अभी पीछे। तो बीड़ चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? अब ये होता क्या है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो वो उसका विस्तार बढ़ता ही चला जा रहा था भारत में। तो इसको देखते हुए वायसराय इरविन घबरा जाते हैं। तो घबरा कर बोलते हैं कि देखो गांधी जी, हम जो है देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर शांति हो, फलाना ये हो वो हो। तो गांधी जी को अपनी बातों से वो करने के लिए गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है।
तो अब दो बंदे होते हैं इसमें जो है, जो दोनों के बीच में समझौता कराते हैं। कौन कौन होते हैं? गांधी इरविन का समझौता जो ये कराते हैं, एक तो होते हैं तेज बहादुर सप्रू, और दूसरे होते हैं M.R. जयकर। तो ये दो लोग मिलकर 1931 यानी कि फरवरी 1931 में ये समझौता कराते हैं। और ये समझौता कब होता है? 5 मार्च को समझौता होता है कि हम जो है देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहते हैं, तो जिसमें हमें आपकी ज़रूरत है, आपको जेल से भी रिहा कर दिया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा समझाइए। इसी टाइम में समझौते के परिप्रेक्ष्य में नायडू जी ने एक बात बोली थी। सरोजनी नायडू जी ने एक बात बोली थी कि गांधी और इरविन को दो महात्मा है। ये गांधी और इरविन जो है दो महात्मा है, जबकि महात्मा तो सिर्फ एक ही थे इसमें, एक तो फिरंगी था, है ना। तो किसने बोला था? नायडू ने। किसे? गांधी और इरविन को, दोनों को बोला था। अब इसमें कुछ बातें रखी गई थी समझौते में। वो बातें क्या थी? पहली थी कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सबनी अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को तैयार हो गई। जो भी ये आंदोलन चला था हम उसे स्थगित कर देंगे, और सभी युद्धबंदियों को जिनके विरुद्ध अहिंसा का आरोप नहीं था उनको जो है रिहा कर देंगे, और विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार देंगे हम। और चौथा था इसमें समुद्र तटीय क्षेत्रों में नमक कर दिए गए नमक बनाने की अनुमति। और अगला था इसमें छठा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को। तो बेसिकली तो यही था कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा कांग्रेस। पहले में तो लिया नहीं था, दूसरे में भाग लेगी। तो ये था। अब मुख्य रूप से हम देखते हैं कि इसका आंसर अब क्या होता है कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए मेन मकसद इसका यही था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये गांधी जी ने किया था, गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के कम्युनल ट्रिब्यूनल ये सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? वो बना था अछूतों के लिए, यानी फॉर अनटचेबल्स, यानी दलितों के लिए। तो अब हम इसके पीछे कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी, इसमें छूट गई थी, जैसे कि कराची अधिवेशन। तो कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था ये भी। कराची अधिवेशन हुआ 1931 में। अब सीक्वेंस अगर पूछ लेता है ना, तो आप कैसे कहेंगे? तो सीक्वेंस इसका ये है GIC2, जिसे गोलमेज सम्मेलन पहला हुआ था, फिर पहले में कांग्रेस नहीं गई थी तो इरविन समझौता हुआ, फिर कराची अधिवेशन हुआ, उसके बाद में गोलमेज सम्मेलन 2 हुआ था। तो इसका सीक्वेंस है GIC, ऐसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2, है ना, 12। तो हमारा ये है, हमने 12 यहाँ से GIC इंटर कॉलेज से किया था, जिसे गोलमेज सम्मेलन फिर पहला, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर कराची अधिवेशन, फिर गोलमेज सम्मेलन दूसरा। ये 30 में हुआ था, ये 31, ये जो है ये 31 का लास्ट में। अब आगे देखते हैं, ये हमने पढ़ लिया अछूतों के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवा संघ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो ये गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने की थी ये। अब कुछ क्वेश्चन है, देखिए गोलमेज सम्मेलन पहला और तीसरे में कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था, केवल दूसरे में भाग लिया था। लेकिन कुछ नेता जो तीनों में गए थे, अंबेडकर हो गया, डॉक्टर अंबेडकर जी हो गए, और ये जिन्ना हो गया, तो ये इन्होंने सब में भाग लिया था। अभी देखते हैं 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना की गई थी। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन 1934 बाय, तो किसने की थी? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने। इन्होंने कहाँ पे? 1934 में पटना में की थी इसकी स्थापना, पटना में ये स्थापना की थी। तो जो जयप्रकाश नारायण थे वो महासचिव थे इसके, नारायण महासचिव थे, सेक्रेटरी, महासचिव। और जो ये आचार्य नरेंद्र देव थे वो इसके अध्यक्ष थे, ये इसके प्रेसिडेंट थे,
ये जयप्रकाश नारायण एक और पार्टी से जुड़े हुए थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जिसका गठन जो गंगा सराण सिंह ने किया था। वो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो हुआ यह था कि 1937 के इलेक्शन के बाद में कई जगहों पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, जिसमें से कौन कौन से थे? मद्रास हो गया, मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत, उड़ीसा और आपका ये मध्य प्रांत एवं बरार, मध्य प्रांत। तो इसमें सरकार बनाने के बाद में 28 माह का कार्यकाल पूरा करने के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल करने जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने सभी जगहों से जो इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बिना भारत की मर्जी के, बिना पूछे किसी से भारत को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन फिरंगियों द्वारा शामिल कर लिया जाता है। तो इस चीज़ के अगेंस्ट में इसने जो है कांग्रेस पार्टी ने सभी मंत्रिमंडल से सभी इससे जो त्यागपत्र दे दिया। तो इस चीज़ को जो है जिन्ना द्वारा 22 दिसंबर दिन शुक्रवार का था उस टाइम पे, इस दिन को मुक्ति दिवस मनाया था इसने। किसने? जिन्ना ने। जिन्न ने 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। क्या हुआ था उस दिन? उस टाइम पर क्या हुआ था कि कांग्रेस ने सभी मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया था। क्यों दिया था इस्तीफा? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिरंगियों ने भारत को बिना भारत की मर्जी के शामिल कर लिया गया था। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो कौन सा था वो? ये था त्रिपुरी अधिवेशन 1939। त्रिपुरी सीजन 1939। देखिए, ये सुभाष चंद्र बोस ऑलरेडी 1938 में बन चुके थे। हरिपुरा एक जगह है गुजरात में, यहाँ के प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। लेकिन दोबारा ये जो है 1939 में बन जाते हैं, ये सीतारामैया को हराकर दूसरी बार प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन गांधी जी से इस बात पर हो जाती है इनकी नाराज़गी। तो इस नाराज़गी की वजह से वो इससे जो इस्तीफ़ा दे देते हैं। अब इनके इस्तीफ़ा देने के बाद में क्वेश्चन ये बनता है कि इनके इस्तीफ़ा देने के बाद में आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन बना था 1939 में? जब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन यही बनता है कि आईएनसी के कौन से सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था और कौन फिर प्रेसिडेंट बना था? क्योंकि इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था। अब इन्होंने इस्तीफा देकर एक बनाया फॉरवर्ड ब्लॉग। किसने? और कब बनाया था? ये तो इसका आंसर भी हो गया। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में क्या बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉग। आजकल के ब्लॉग नहीं जो आए दिन बनाते रहते हैं लोग, फॉरवर्ड ब्लॉग था ये, फॉरवर्ड ब्लॉग। ये एक संगठन था जो मतलब वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। तो ये सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है तो क्यों ना हम ब्रिटेन की और जर्मनी के इनके युद्ध का लाभ उठाकर एक होकर भारत की स्वाधीनता चाहें हम, कि हमें पहले भारत की स्वाधीनता दो, उसके बाद में हम आपके साथ में लड़ेंगे या फिर हम कुछ करेंगे। तो इन्होंने कहा था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। इसी बात पर मतलब ये एक टाइप से बोला था इन्होंने स्टेटमेंट ये। तो अब क्वेश्चन ही पूछा था कि 1938 में कांग्रेस का आईएनसी का अध्यक्ष कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस था। 1939 में कब बने, कौन बने थे? फिर ये बने थे। अरे अगला क्वेश्चन बनता है कि हरिपुरा अधिवेशन में कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसी टाइप से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजनी नायडू जी थी जिन्होंने ये बात बोली थी कि मोहम्मद अली जिन्ना एज मिनिस्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो किसने बोला था? सरोजनी नायडू ने। अब आगे चलते हैं।
इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया था? इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था? पहले दूसरा का सत्याग्रह कौन थे वो भी देखेंगे हम। तो ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। तो गांधी जी का विचार था कि अब क्यों ना इस तरीके से एक एक करके हम जो है अलग अलग जगहों पर सत्याग्रह स्टार्ट करें। तो इसमें पूछा था कि पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे, ये पहले और ये दूसरे सत्याग्रही थे, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिप्स मिशन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा इसमें सही नहीं है? अब इसमें हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान की जब ताकत बढ़ती चली जा रही थी, तो इसको देखकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ये जो है ब्रिटेन पर दबाव बनाने लगे कि किसी भी हाल में आप जो है भारत को इसमें शामिल करें युद्ध में। तो इसी के लिए क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा जाता है मार्च 1942 में, मार्च 1942 में, कि आप किसी भी सूरत में भारत में जाकर किसी भी टाइप का कुछ भी ऑफर दो, बस किसी भी हालत में भारत को ज्वाइन करो इसमें। तो इसमें क्या क्या बोला था इसमें कि हम युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। भाई डोमिनियन स्टेट का अब क्या करना है भाई, अब तो हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए, और इतने बेवकूफ़ भी नहीं है कि अब मतलब डोमिनियन स्टेट पर मान जाएंगे भाई फिरंगी हो। दूसरा था इसमें भारतीयों को अपना संविधान निर्माण करने का हम अधिकार देंगे कि भारत के लोग जो अपना अब कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, जिसके लिए एक संविधान की मतलब काउंसिल भी बना सकते हैं उसमें। तो तीसरा क्या था कि भारत भारत का कोई भी अगर प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार नहीं करता है, नए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसको वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। चौथा क्या था इसमें कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। फिरंगियों देखो, तो इसे गांधी जी ने क्या कहा था, ये क्या है कि पोस्ट डेटेड चेक है एक, मतलब तुम ऐसा चेक दे रहे हो हमें अगली तारीख का, इसको गांधी जी ने कहा था क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने इसको। किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को। अब इस क्रिप्स मिशन में कांग्रेस के जो वार्ताकार थे, जो कांग्रेस के जो लोग थे जो बात करने वाले थे क्रिप्स से, उसमें नेहरू और आज़ाद थे। नेहरू और आज़ाद जी थे, इसमें दो लोग थे। तो अब ये देखते हैं क्रिप्स मिशन आया कब था? तो आया था 1942 में, 1942। अब इसमें क्या क्या बातें थी, ये बातें हमने पढ़ी हैं कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, नए संविधान बना सकते हैं, कोई बाहर नहीं रह सकता, हिंदू और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। तो ये तीसरा हमारा स्टेटमेंट ये गलत है। अब नेक्स्ट आया था भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों अब तो तुम्हें भारत छोड़ना ही होगा। तो ये पहले इसमें एक बैठक होती है वर्धा में बैठक होती है 14 जुलाई 1942 को। तो उसमें बैठक में अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू वगैरह ये सब भाग लेते हैं। तो यहाँ पे भारत छोड़ो एक प्रस्ताव पास किया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव एक पास किया जाता है, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने। इसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद ने, इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद में होता 7 अगस्त को 1942 को ग्वालियर टैंक में एक मीटिंग आयोजित की थी कांग्रेस की। 7 अगस्त को अगली मीटिंग होती है कांग्रेस की ग्वालियर टैंक में, जिसमें वर्धा प्रस्ताव को जो है पास कर दिया जाता है कि हाँ भाई इसको पास करते हैं। फिर उसके बाद में 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। अब इस दिन गांधी जी कुछ बयानबाजी करते हैं और एक नारा देते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इस भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था, डू और डाई, करो या अब मरो, ठीक है, दो ही चीज़ें हैं, करो या मरो। तो पूछता कि कब बैठक हुई थी? 8 अगस्त 1942 को नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। अब ये भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पेश किया था वो किसने किया था? तो पेश किया था आपका नेहरू ने। जो प्रस्ताव पेश किया वो नेहरू ने। कई 3-4 क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ पे। और जो समर्थन किया था, अगर समर्थन की बात करें तो समर्थन किसने किया था? आपका पटेल साहब ने। देखो, पेश किया प्रस्ताव नेहरू ने, समर्थन किया पटेल ने, और सहयोग किसने किया था? प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? आलेख वो बनाया था गांधी जी ने।
और इसको सहयोग दिया था आज़ाद ने। तो ये 4 चीज़ें अलग अलग चीज़ें इनमें देखना। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज भी हम देखते हैं, जो क्लियरिटी तुम्हारे दिमाग में आएगी, अब आएगी। देखिए, इस पर कुछ जो उस टाइम की पार्टीज थी उनका तो क्या ही कहना है। उनमें एक पार्टी थी हिंदू महासभा, दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग, ये पार्टी कभी भी देश के काम में नहीं आई है, मुस्लिम लीग। तीसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये बताओ, गांधी जी ऐसे टाइम पे ऐसा आंदोलन चला रहे हैं और ये पार्टी बोले हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एक थी यूनियनिस्ट पार्टी, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, हम रहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से दूर। तो ये पार्टी थी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त को, बट इसमें नियरेस्ट है 9 अगस्त 1942 को ही प्रारंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया। उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। तो ये प्रेसिडेंट क्या थे? ऐसा था 1941 से 45 तक कोई कांग्रेस का सम्मेलन ही नहीं हुआ, 6 साल। तो वो जो पिछले प्रेसिडेंट था वही प्रेसिडेंट बना रहा। तो 6 वर्ष अबुल कलाम आज़ाद प्रेसिडेंट रहे, यानी कि जो पिछला था वही प्रेसिडेंट चलता रहेगा, समझे। 1940 में प्रेसिडेंट बनाया गया था रामगढ़ का अबुल कलाम आज़ाद को। 1941 से 45 तक कोई सम्मेलन नहीं हुआ, तो इसका प्रेसिडेंट वही रहा, पिछला वाला ही। तो इसलिए कहते हैं 6 साल तक प्रेसिडेंट रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो ये थी उषा मेहता जी ने उस टाइम पे रेडियो का प्रसारण किया था, भूमिगत रेडियो का संचालन। दूसरा क्वेश्चन बनता है भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड रहकर कहीं भी रेडियो का संचालन 1940 के टाइम पे किसने किया था? उषा मेहता ने। कब? भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 के टाइम पे। आगे देखते हैं, INA किसके दिमाग की उपज थी? ये मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। किसके दिमाग की उपज? मोहन सिंह के। बनी कब थी ये? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, INA कब बनी थी? 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की रेजिमेंट की स्थापना वो किसने की थी और कब हुई? ये स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। इस फौज के अन्य ब्रिगेडियर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, नेहरू थे और गांधी थे। मतलब इनके जो नाम थे, अन्य नाम क्या थे? सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड, इनके अलग अलग वो दूसरे थे, उनके नाम ये थे। देश नायक किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो टैगोर साहब ने देश नायक की उपाधि दी थी, टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित किया गया था, इनमें से कौन सा उसका सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन यहाँ पर 24 मार्च 1946 को आता है दिल्ली। तो इसमें जो पैथिक लॉरेंस थे वो इसके हेड थे। पैथिक लॉरेंस थे इसके हेड, अध्यक्ष, यानी कि कहें कि प्रेसिडेंट, अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। इनके साथ में स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे। लॉरेंस हो गया, स्टेफर्ड क्रिप्स, और एक और बंदा था अलेक्जेंडर। तो इसमें एमरी नहीं था, तो इसका आंसर है लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा किसने भारतीय संविधान का निर्माण किया? संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, गठन किया था, क्या था ये? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत लाया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन वायसरॉय के रूप में भारत आए थे। लॉर्ड माउंटबेटन कम टू इंडिया एज ए वायसरॉय अलोंग विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू, कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, कि कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होता तो भाई ठीक है, अदरवाइज तुम जो है इसका विभाजन करने को तैयार हो जाओ।
अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई थी? माउंटबेटन प्लान रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन 3 जून 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है, भारत सरकार का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें सी राजगोपालाचार्य अंतिम गवर्नर जनरल थे। जबकि पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अगर प्रथम आएगा तो माउंटबेटन प्रथम में, यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम में ये और अंतिम में ये, ठीक है, अंतिम में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 15 अगस्त 1947 को कौन अध्यक्ष था? श्री राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। तो ये हुआ कहाँ था? ये मेरठ में हुआ था। मेरठ में इसका आयोजन हुआ था। मेरठ में अध्यक्षता इसने की थी। तो मुझे लगता है कि अब इतने क्वेश्चन को और इतना डिटेल में करें हमने, कम से कम 300 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 300 प्लस क्वेश्चन। तो यार इतनी मेहनत के साथ में अगर कोई आपके साथ इतने लगन से लगा हुआ है, आपको टाइम से चीज़ें प्रोवाइड करा रही, तो आपका भी बनता है कि आप कम से कम इन वीडियो को देखें और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा देखें, फिर अपने नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट, जो चीज़ें आप बार बार भूलते हैं। तो डेली तो कहने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। कौन सा टैक्स लग रहा है तुम्हारा? अगर वही टैक्स लगा तो फिर हमसे पैसे ले लियो, अकाउंट नंबर दे दियो भाई, जो भी 2-4 पैसे लगे आपके। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बाय।